और हम सड़कों पे उनको मैं बार बार दावत दे रहा हूं और वो जी कोई रूठ जाता है, कोई कहता है जी वो नवाज शरीफ के घर नहीं जाना, कोई बहाना मार देता है। ठीक नहीं कहा कि मैंने कोई रिश्ता किया हुआ जो वो नाराज हो गए मेरे से। अब मुझे बताएं कि मैं इसको डाकू ना कहूं तो क्या कहूं मैं इसे? कहते जी बड़ी सख्त जबान इस्तेमाल करता है। चले मैं इसे मिस्टर डाकू कह देता हूं। जलसा और नहीं होगा, अब कुछ और होगा। मैं आज अनाउंस करने लगा हूं कि मुहर्रम के बाद नवाज शरीफ हम तुम्हें हुकूमत नहीं करने देंगे। आप सब तैयारी कर लें। हम अब जब जाएंगे इस्लामाबाद, हम इस्लामाबाद को बंद करने जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की आपने चंद झलकियां देखी जो कल रायविंड में उन्होंने तकरीर की थी, उसकी चंद झलकियां आपने देखी। उसमें वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को शदीद तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया। इसके साथ साथ अल्टीमेटम भी दिया कि मुहर्रम के बाद इस्लामाबाद को बंद कर दिया जाएगा और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं करने दी जाएगी। तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन जल्दी से मैं कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियाँ महमूद रशीद साहब इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से उज़मा बुखारी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा, और पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा खुर्रम नवाज गड्ढापुर साहब कराची से इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। तमाम मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और छोटा सा मामला है, और वो मामला है कराची की सियासत से ताल्लुक़ रखने वाला। MQM लंदन की जानिब से आज एक प्रेस रिलीज सामने आई है और उसमें यह कहा गया है नदीम नुसरत साहब की जानिब से कि कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन से लाताल्लुकी का इजहार करने वाले अपने माफ़ी नामे जमा कराकर बानिए तहरीक से आ मिले। MQM के तमाम रहनुमाओं, मुंतखब अरकान सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बली, जिम्मेदारान और कारकुनान से कन्वीनर MQM की आखिरी मरतबा ये अपील। और उसके बाद जब ये प्रेस रिलीज आई, उसके बाद MQM पाकिस्तान की जानिब से फारूक सत्तार साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राब्ता कमेटी में चंद तब्दीलियों का उन्होंने ऐलान किया। और उन्होंने कहा कि अब फारूक सत्तार साहब खुद कन्वीनर हैं और इसके साथ साथ डिप्टी कन्वीनर का ओहदा भी तब्दील किया। राब्ता कमेटी के अंदर भी चंद तब्दीलियां की हैं। इस सारे मामले के ऊपर थोड़ी देर के लिए जरा बात करेंगे। MQM लंदन के रहनुमा वासिफ जलील साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर लंदन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वासिफ जलील साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम मंसूर। वासिफ जलील साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये जो प्रेस रिलीज आप लोगों की जानिब से आई है, ये कहती है कि कन्वीनर MQM की आखिरी मर्तबा ये अपील, इसको मैं अपील कंसिडर करूं या वार्निंग कंसिडर करूं? नहीं, अपील ही है और तमाम जमहूरी माशरों के अंदर जो है आप यकीनन तमाम जो है वो अपील के जरिए ही लोगों से जो है राब्ता करते हैं और बतलाते हैं कि जो भी सूरत हाल है। चूंकि इससे पहले भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर नदीम साहब की तरफ से जो है वो पूरा एक बयान जारी हुआ था, मुफस्सल बयान था, और उसमें भी अरकान पार्लियामेंट को ही मुखातिब किया गया था और इसी वजह से उसका एक बेहतर एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, उसी बुनियाद पे जो है उनसे दोबारा कहा जाए कि तमाम ताल्लुकी के हवाले से, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर या किसी भी फ्लोर पे या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इस तरह की भी ताल्लुकी की है तो उसमें यकीनन वो जो है वो कांटेक्ट कर लें। दर्जनों जराए हैं अप्रोच करने के और अपने चीजें बतलाने के लिए, तो वही चीजें जो है उनको अपील की शक्ल में कहा गया है कि लेकिन वासिफ साहब, आखिरी मर्तबा का क्या मकसद है? आखिरी मर्तबा अपील तो नहीं होती, और अगर नहीं होती, मिसाल के तौर पे साथ ये भी सवाल है कि अगर कोई नहीं इस अपील पे सुनता तो फिर क्या होगा उसके बाद? देखिए, तो MQM में एक जमहूरी प्रोसेस है और MQM में ये तमाम चीजें जो है ज्यादातर हम तमाम चीजें देखते चले आ रहे हैं, खासतौर पर जो तंजीमी मामला होते हैं उसमें अपनी उसकी कोड फॉर्मेलिटीज होती है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसकी यकीनन आपको एक वर्बल वार्निंग जो दी जाती है या उसमें बतलाया जाता है कि आपने मिस्टेक की है, तो उससे अपना एक माफीनामा जो है जमा कराते हैं और ज्यादातर वो इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो जाता है। तो इसी तरह से यकीनन ये भी एक जो है वो तमाम चीजों की जो पिछले दिनों से चीजें हुई हैं, खासतौर पे जो एक एम्बिग्यूटी क्रिएट करने की कोशिश की गई है, उस पर जो है वो एक तंबीह है कि उस पर लोग जो है वो राब्ता कर लें, ताकि अगर वो नहीं करेंगे
तो एंड ऑफ द डे ज़ाहिर तहरीक पूरी क्या कहते हैं आज़ाद है इस हवाले से कि उनके लिए जो फिर फैसले किए जाए, वो सस्पेंशन भी हो सकती है, वो इखराज भी हो सकता है, वो तमाम चीजें उसमें जो है वो फैसले जो है वो तो यानी कि मैं अगर आपकी बात सही समझाऊं तो यानी अगर इस अपील पे कान नहीं धरा जाता, क्योंकि पहले भी आप लोग अपील कर चुके हैं और उस वक्त भी इस्तीफे नहीं दिए गए थे, ना माफी मांगी गई थी, बल्कि मजीद और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रद्दमल आया था इस वक्त जो आपके MNAs MPs जो मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, तो अगर वो अपील आपकी नहीं सुनते तो उसके बाद MQM लंदन और MQM पाकिस्तान जो कि इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है उनके रास्ते अलग हो जाएंगे। देखिए, एक तो मंसूर है, चूंकि आप लोगों की नॉलेज में शायद उसी दिन चूंकि आगे तक सोशल मीडिया पे जो है सुफियान यूसुफ भाई जो हमारे MNA हैं उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, तो बजाय शायद आप लोगों का ऐसा लग रहा होगा कि शायद वो एक ही MNA जिन्होंने अप्रोच की थी। यहाँ कई सारे MNAs हैं, कई सारे MPs हैं और इसी तरह से सेनेट के हवाले से भी हमारे पास लोग जो है वो राब्ते हुए हैं। और ये देखें, दीवी अमानत जो है वो अल्ताफ भाई की है, ठीक है। अगर आज जितना भी आपने अपने इंट्रो में डॉक्टर फारूक सत्तार के आपने बताया कि उन्होंने जो है वो अपने आप को कमीने बना दिया, तो उनके इस पौधे की मेरे नजर में कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, यानी आप फारूक सत्तार साहब को कन्वीनर नहीं मानते? नहीं जी, मैं मानता ही नहीं, इसलिए कि वो बियॉन्ड कॉन्स्टिट्यूशन अगर वो फैसले करेंगे तो उसकी कोई इतलाक मेरे नजर में नहीं होगा। और जहन में रखिएगा मंसूर के जो 24 अगस्त को जो अल्ताफ भाई ने जो बयान जारी किया था और उसमें वो तमाम इख्तियारात जो है वो डॉक्टर फारूक सत्तार को जो है वो तफवीज़ किए गए थे, तो वो इख्तियार भी अल्ताफ भाई ने दिए थे और वही इख्तियार अल्ताफ भाई। तो इस वक्त वासिफ जलील साहब, इस वक्त आपकी नजर में फारूक सत्तार साहब का ओहदा क्या है, वो उनकी हैसियत क्या है आपकी नजर में, या आपकी मैं अगर इसको MQM लंदन ही कहूँ आसान लफ्जों के लिए, तो फारूक सत्तार साहब कौन है इस वक्त? मेरी नजर में तो एक आम आदमी है इस वक्त ना, मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं, इसलिए कि मेरी नजर में अब वो जो है अभी जो खास तौर पे जिस तरह उन्होंने ऐलान कर दिया है, तो उस ऐलान से तो अब बिल्कुल एक क्लैरिटी हो गई है कि उनकी नजर में अब कोई चीज नहीं है और मतलब मेरी नजर में जीरो आदमी है वो। और फारूक सत्तार साहब से 22 अगस्त के बाद से फारूक सत्तार साहब से राब्ता हुआ है आप लोगों का? नहीं जी, कोई राब्ता नहीं है। 22 अगस्त को जब वो गिरफ्तार हो रहे थे, 22 अगस्त को उनका फोन लंदन सेक्रेटेरिएट पे भी आया था, मेरे फोन पे भी आया था और उसमें बतलाया गया था कि गिरफ्तारी होने जा रही है। तो ज्यादातर मैंने कहा ठीक है, हो जाए गिरफ्तार, कोई प्रॉब्लम नहीं। गिरफ्तारियां तो ज्यादातर ये पूरे प्रोसेस का हिस्सा होती हैं, मगर 22 के बाद जो है वो दोबारा जो है वो कोई उनसे रास्ता नहीं हुआ था। ठीक है। और अब जो मैं अगर इसके अलावा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हो गए, दीगर रहनुमा फैसल सब्जवारी साहब हो गए, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हो गए, इनसे भी किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है? ये भी आपकी नजर में आम अफराद हैं, कोई ओहदा नहीं है इनका आपकी MQM में? नहीं, ये सब लोग आम अफराद हैं। अब ये सब लोग अगर मतलब बेसिकली इन सब लोगों की जो इलेक्शन हुई थी वो MQM के डोमेन में हुई थी। आज इन्होंने अगर अपनी MQM खुद साख्ता अगर MQM बना दिया, तो अब तो इन पे वैसे भी वाजिब हो गया है कि सब लोग इस्तीफे दे दें और अपने तई जो है वो जो है आके इलेक्शन लड़ें, अवाम से मैंडेट हासिल करें। और जहन में रखिएगा मंसूर के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो कायदा अल्ताफ भाई के बड़े बड़े जलसे कराची में आप सब लोगों ने देखे हैं, टेलीफोन पे भी देखे हैं और TV पे भी देखे हैं, सब जगह देखे हैं। तो अल्ताफ भाई अवाम से अपील करते हैं। तो आज जो भी पार्लियामेंटेरियन बनता है किसी भी चाहे वो प्रोविंशियल हो, फेडरल लेवल पे हो, तो वो यकीनन अल्ताफ भाई की उस अपील पर जो है अवाम उनको वोट देती है। तो अब तो इन पे वैसे भी वाजिब हो गया है कि इस्तीफे दे दें और अपने तई इंडिपेंडेंट हैसियत से पहले इलेक्ट हों और अपना जाती तौर पे अगर कोई मंशूर जमा कराना हो तो करा दें, उनके सवाबीत पे है, मगर MQM से कम अज कम अब उनका इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं। एक मैसेज अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी गुफ्तगू लाइव जा रही है, तो मुझसे उन्होंने नाम एक और मुझसे कहा गया है, कराची से ही सवाल आया कि नसरीन जलील साहबा कौन है फिर? तो नसरीन जलील साहबा भी, अगर नसरीन जलील साहबा उनके एम्बिट में होंगी तो नसरीन जलील साहबा का भी MQM से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ठीक है। वासिफ जलील साहब बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट से गुफ्तगू करने के लिए। गुफ्तगू आपने सुनी कराची की सियासत के हवाले से, जो नया मोड़ सामने आज आया है उसके हवाले से हमने आपको किसी तरह कोशिश की कि अपडेट कर सके। मुल्क की सियासत के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जो कल तकरीर की है उसको जरा डायसेक्ट करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होगा, मुहर्रम के बाद होने क्या वाला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह देखती है और वो सियासी जमातें जो कि इत्तेहादी बनने के लिए आगे तो बढ़े थे, दोस्त यार बने थे, कजन्स तक बात बनी थी, राहें फिर जुदा क्यों हो गई और इसके साथ साथ हुकूमत के लिए कितना टफ टाइम आने वाला है। तफसील से बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। टू द पॉइंट में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। अपने पैनल का एक बार फिर इंट्रोडक्शन करा दूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मियां महमूद रशीद साहब, मुस्लिम लीग नून से उस्मा बुखारी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से फिरदौस आशिक अवान साहिबा और पाकिस्तान अवामी तहरीक से खुर्रम नवाज गंडापुर साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू का
आगाज करते हैं मियां महमूद और रशीद साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। खान साहब ने कल जो तकरीर की सबसे अहम नुकता जो उन्होंने कहा इस्लामाबाद को बंद किया जाएगा मुहर्रम के बाद। मियां महमूद और रशीद साहब ये वो बताना भूल गए कितनी देर के लिए बंद किया जाएगा, क्या वो घंटों के लिए होगा, एक दिन के लिए होगा, हफ्ते के लिए होगा, महीनों के लिए होगा, धरना होगा या सिर्फ बंद कराने का मकसद है, सिर्फ दुकानें बंद कराई जाएगी, मकसद क्या है इस बात का? देखिए मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीज़ें सस्पेंस में भी रहनी चाहिए और ये कोई एक महीना पहले या 20 दिन पहले कितने बजे होगा, कितने दिन के लिए होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, ये सारी चीज़ें तो उसकी जुजियात में आ जाती हैं। उन्होंने जो जनरल बात की है कि अगर अगले चंद हफ्तों के अंदर पनामा लीक्स के ऊपर कोई संजीदा पेशरफ्त ना हुई और उसकी तहकीकात का आगाज़ ना हो सका तो फिर हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हुकूमत नहीं करने देंगे। बेसिक जो उन्होंने बात की वो ये है, अब हुकूमत नहीं करने देंगे, उसके आगे उसकी हिकमत अमली, उसका तरीक़ेकार कि हम एहतजाज का कौन कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी जुज़ियात और तफसीलात वो तो जाहिर बात है कि हमारी अपनी कमेटियाँ बनेंगी, वो इस पर थॉरली सारा सोच विचार करेंगी, गौर व फिक्र करेंगी, फिर वो कोर कमेटी में आएगा और फिर उसमें हतमी फैसला हम करेंगे कितने दिन के लिए करना है। डिस्कस तो किया होगा ना, उन्होंने ये तो कहा होगा हुकूमत नहीं करने देंगे से मुराद क्या होती है? हुकूमत नहीं करने देने से मुराद सड़कें बंद कर दी जाएंगी, चलने नहीं दिया जाएगा, देखें उसमें दफ्तर बंद कर दिए जाएंगे, कोई एक बात नहीं है उसमें। हमने जब कहा कि हुकूमत नहीं करने दी जाएगी, अच्छा, तो उसमें कई उसकी जहते हैं। हम अपनी इस तहरीक के अंदर वुसअत भी लेके आएंगे, शिद्दत भी लेके आएंगे और उसकी हिकमत अमली के ऊपर अभी उसकी पूरी तरह से गौर व फिक्र करना बाकी है। एक जनरल बात ये जरूर कमेटी के अंदर हुई और उसमें ये तय हुआ कि अब ये बहुत हो गया है और जलसे भी हमने बड़े कर लिए हैं, लेकिन अब हम हुकूमत को नहीं चलने देंगे और हर आईनी और जमहूरी हक अपना इस्तेमाल करते हुए इतना अंडर प्रेशर करेंगे कि या तो मियाँ बरादरान अपने आप को एहतसाब के कटहरे में ले आए और या फिर तैयार हो जाएं रुखसती के लिए। उस्मा बुखारी साहब तैयार हो जाएं, आप लोग हुकूमत नहीं करने दी जाएगी अब आप लोगों को। जी बहुत शुक्रिया। देखिए वो खुद आप महमूद रशीद साहब ने बता दिया है कि अभी तो ये तय होना है कि वो कैसे नहीं होने दी जानी और ये कौन सा आईनी और जमहूरी हक है एक पार्टी के पास कि वो हुकूमत ना करने दे एक ऐसी गवर्नमेंट को चलने देंगे जो ये तो अब जाहिर है वो कह रहे हैं कि इसको अभी डिसाइड करना है उन्होंने और पहिया ना चलने से हुकूमत जो है वो कैसे घर बैठ जाएगी इसका मतलब अभी उनको फैसला करना है। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ ये है कि मतलब हर चीज़ का बदला जो है वो मुल्क से क्यों लिया जाता है और ये हमेशा जो है वो तकलीफ देकर और ये मतलब वायलेंट होकर और कल जो मतलब मुझे नहीं समझ आया कि कल स्टेट ऑफ माइंड क्या था इमरान खान जी। मैं अर्ज करती हूँ उनका स्टेट ऑफ माइंड मतलब कुछ समझ में नहीं आया। एक तो मतलब वो तहरीक के लिए खून चाहिए होता है, वो मतलब खून भी उसके लिए पता नहीं कौन से खून तहरीक में इनको चाहिए और कौन सी तहरीक ऐसी चलने जा रही है जिसमें खून चाहिए। और फिर दूसरी बात यह है कि ये आपको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन के अंदर भी डेट मुकर्रर है जवाब के लिए। 11 तारीख को खुली समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। ये दोनों जगह है जहां पेश होना है और हम कहा बनीगाला के गेट के बाहर पेश हुए हैं। मेरी सुबह बात हुई है, मैं ऑनर ये बात बता दूं, मेरी बनीगाला आज सुबह बात हुई तो मैंने खान साहब के बिल्कुल राइट हैंड जो आदमी है मेरी उनसे बात हुई और उनसे मैंने पूछा कि जनाब ये आपने जो प्लान बना दिया है ये किस तरह रोल बैक किस तरह हो सकता है, मामला हल किस तरह हो सकता है। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर इस सिलसिले में कोई एक्शन ले लेती है तो हम लोग छोड़ देंगे। मेरे ख्याल में मियां साहब ने भी अभी थोड़ी देर पहले यही बात की है कि अगर कोई इस पे कोई पेशरफ्त हो जाती है तो मामला ठीक हो जाएगा, हल हो जाएगा। तो आप लोग हल की तरफ जाएं। नहीं फिर तो मंसूर इस ऐलान की जरूरत नहीं थी ना। 11 तारीख ऑलरेडी जो है वो मुकर्रर है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और आप वार्निंग भी दे चुके हैं सुप्रीम कोर्ट को कि 11 के बाद तारीख दी तो फिर मैं भी तारीख दे दूंगा। ये तो पहले प्लानिंग है ना, मतलब ये तो इस बार उन्होंने आपको वार्निंग दी है पहले से प्लान है कि सुप्रीम कोर्ट अगर तुमने हमारी मर्जी का फैसला ना किया तो फिर हम तारीख देंगे। तो ठीक है, मतलब हमने जो देखिए हमारा जैसे जो आपने मुझसे सवाल किया था जो उन्होंने करना है वो उनकी मर्जी है। हम जो आइन और कानून के दायरे के मुताबिक जो हमसे सवाल किए जाएंगे, जिस एप्रोप्रिएट फोरम पे सवाल किए जाएंगे उस एप्रोप्रिएट फोरम पे हम अपना जवाब देंगे, हम अपना डिफेंस देंगे और उसके बाद हमें मुल्जिम या मुजरिम करार देना। आप खुद ही प्रोसिक्यूटर, खुद ही जज, खुद ही सब कुछ ऑडियंस नहीं हो सकते। ये फैसला एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करेगी और जो फैसला वो करेगी कम से कम जुडिशियल कमीशन जो पहले बना था धांधली वाला, आपने देखे 126 दिन बैठ के भी देख लिया, आखिर जाकर वो वहीं पर डिस्कस हुआ, वहीं पे हुआ और अब नहीं करते खान साहब धरना, अब भी इसको वही अब धरना नहीं करते, अब वो गलती नहीं करेंगे, आप अपने कारकुनों को इतने बड़े टेस्ट में नहीं वो डालेंगे। खैर आगे चलते हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, कल का ये जो शो था
ये जो न्यूट्रल तज्जियाकार हैं कम से कम वो ये तो कह रहे हैं कि एक अच्छा शो था, एक बड़ा शो था। मुस्लिम लीग नून तो नहीं मानती, वो तो उसको क्वांटिटी को 15,000, 20,000, 25,000 पे लेकर आती है। खान साहब ने कल नाराजगी का इजहार किया दीगर ऑपोजिशन पार्टियों से। उन्होंने कहा मैं रिश्ता लेने जा रहा हूं क्या कि मैं सबको साथ लेके चलूं, चलना चलो, नहीं चलना भाई आप लोगों की मर्जी है। मिस किया आप लोगों ने कल का शो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूंकि मियां साहब के एहसानमंद हैं हम मॉडल टाउन के मामले में, एक तो अज़मा बुखारी साहिबा को जब ये खून की बातें करती हैं, मियां महमूद रशीद साहब को आवाज नहीं आ रही, मैं जरा अपने कंट्रोल रूम को कहूंगा इसको प्लीज चेक करें। जी सर मुझे आ रही है आपकी बात, आप बोलिए। मैं फिर से कहता हूं कि मियां महमूद रशीद साहब वो इंसान हैं जिन्होंने असेंबली में सबसे पहले मॉडल टाउन का जिक्र उठाया था, इसलिए हम इनके एहसानमंद हैं। बहरहाल जहां तक अज़मा बुखारी साहिबा का ताल्लुक है, तो अगर इस शो को भी वो शो नहीं समझते तो मैं तो यही राय दे सकता हूं कि वो एनके खरीदें। और जहां तक रही खून की बात, तो कम से कम मॉडल टाउन के बाद शर्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किसी आदमी को बात नहीं करनी चाहिए। और जब ये मुझ पे ये बात फेंकेंगी कि जनाब अदालतें आजाद हैं, अदालतें ये हैं, अदालतें वो हैं, मैं यहां आपके प्रोग्राम में बैठ के कहता हूं अगर मियां नवाज शरीफ 20 साल हुकूमत करेंगे, मॉडल टाउन के केस का 20 साल फैसला नहीं होगा। नहीं, लेकिन वो आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, लेकिन खुर्रम नवाज साहब ये जो कल जो कुछ था वो दैट वाज अगेंस्ट करप्शन। आप लोग आखिर क्यों नहीं गए? खान साहब ने आप लोगों को इनवाइट किया था, आप लोग क्यों नहीं गए? आप लोगों ने कहा था कि रायविंड में कुछ ना हो जाए, रायविंड में तो कुछ नहीं हुआ, उनके घर भी नहीं गए वो, तो आप लोग क्यों नहीं गए उनके साथ? नहीं, मेरी अर्ज सुने, दो बातें बड़ी क्लियर हैं और मियां साहब मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, लेकिन हम पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान में अगर मेरे बच्चे की कल शादी है और मैं कहूं मंसूर अली खान तुम्हारी मर्जी है, आना है या आ जाओ, नहीं आना मत आओ, तो क्या तो इस तरह बुलाया गया था आपको? इनविटेशन इस तरह मिला था आप लोगों को? ठीक है। आप खान साहब की लैंग्वेज सुन लीजिए, खान साहब का टेप रीप्ले कर लें कि मर्जी, मैं रिश्ता तो नहीं लेने गया था, मतलब है ये रिश्ते की तो कोई बात ही नहीं हो रही। बात यह है कि अदब और एहतराम, हम मियां नवाज शरीफ साहब को अपने कातिलों का बैकर जानते हैं, अपने कातिलों का लैंग्वेज ठीक नहीं थी, हम नवा मानते हैं, लेकिन मैं कभी ओए नवाज कह के नहीं कहूंगा जब तक वो वजीर आजम पाकिस्तान है। जब वो फांसी लग जाएंगे, फांसी के बाद भी हम उनको मियां नवाज शरीफ कहेंगे। ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहब, ये हमारी फिरदौस आशिक अवान साहब ये बताइएगा कि एक मिनट खुर्रम साहब, मैं जरा एक करना चाहता हूं जी, आप जल्दी से कीजिए, फिर मैं उनके पास चलता हूं। एक कमेंट है सिर्फ कि जहां तक ताल्लुक है तहरीक एहतिसाब का, ये पैसा पाकिस्तान के हर फर्द का पैसा लूटा गया है। तहरीक एहतिसाब के साथ है जलसे एक में जाना या ना जाना, मेरा नहीं ख्याल कि बहुत बड़ा इशू है। 17 जून को जब हमारा मॉडल टाउन का इशू हुआ था, बहुत सारे लोग नहीं आए, लेकिन मॉडल टाउन का इशू वहीं खड़ा है। इसी तरह करप्शन का इशू हमेशा खड़ा रहेगा जब तक मियां साहब अपने आप को पेश नहीं करेंगे। ठीक है। फिरदौस आशिक अवान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पहले एक मॉरल सपोर्ट तो थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, बेशक आप लोग कल के इस जलसे में उनके साथ नहीं थे, इस मार्च के अंदर आप लोग उनके साथ नहीं थे। इस्लामाबाद बंद करने की बातें कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां होगी? बाहर होगी इस्लामाबाद की सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, या इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के अंदर बैठी होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन आइनी ऑप्शंस के साथ होगी। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में हैं, उस फैसले की मुंतज़िर रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फैसला क्या आता है उसकी मुंतज़िर रहेगी। तमाम नज़रें सुप्रीम कोर्ट पे हैं और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, सेनेट के अंदर और पार्लियामेंट नेशनल असम्बली के अंदर जो एक पैनामा लीक्स के हवाले से एक जॉइंट अपोजिशन मिल के बिल लेके आ रही है, अगर वो उसको एक्ट में तब्दील कर लेते हैं और एक प्रॉपर लेजिस्लेशन के ज़रिए तहकीकाती अमल का आगाज़ हो जाता है, तो यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस आइनी ऑप्शन को प्रायोरिटी देगी। लेकिन अगर ये तमाम पाकिस्तान की जो सुप्रीम अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान,
वो अगर इस हवाले से फेयर, फ्री, ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी को यकीनी नहीं बनाती और इंसाफ होता नज़र नहीं आता और ये तासुर नहीं जाता कि हुकूमती प्रेशर से आज़ाद हो के हमारी अदलिया जो है वो मुनसफाना तहकीकात को इंश्योर कर रही है, तो फिर यकीनन अवाम की अदालत जो है वो हमेशा हर अदालत से सुप्रीम रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फिर उस अवामी अदालत का रुख करेगी उन तमाम ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के बाद। बगैर पीटीआई के या पीटीआई के साथ अनाउंसमेंट है रात को, इस पे आगे लाए अमल क्या बनता है, अपोजिशन को किस तरह से वो ऑन बोर्ड लेते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या तरजीहात तय करती है, ये अगले चंद दिनों में ये तमाम चीजें आपके सामने आ ये खुर्रम नवाज गंडापुर साहब आपसे कुछ देर पहले कह रहे थे कि लैंग्वेज खान साहब की दुरुस्त नहीं थी और उन्होंने जिस तरह उन्होंने कहा कि सही तरह बुलाया नहीं गया था, इनविटेशन सही तरह नहीं दी गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किस तरह बुलाया था? देखिए हमारे मुल्क में कुछ सोशो कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स हैं और वो तमाम सियासी जमातें जो है देख रहा हूं वो एंजॉय कर रही हैं। मुझसे सवाल किया मियां साहब से नहीं, मैंने तो सवाल किया फिरदौस आशिक अवान साहिबा से, लेकिन चूंकि इस वक्त हमारे तमाम नहीं दी जाए अगर आप बात करें, ये चूंकि डिलेड कम्युनिकेशन है जी जी, तो इम्पोर्टेंट बात ये है मंसूर के हमारे मुल्क के अंदर या किसी भी महज़्ज़ब मुआशरे के अंदर कुछ सोशो कल्चरल रिलीजियस नॉर्म्स होती हैं, कुछ ऐसे अल्फाज का चुनाव होता है जो हमारी महज़्ज़ब मुआशरे की डिमांड होती है, तो ये अल्फाज का चुनाव क़यादत को इस अंदाज से करना चाहिए कि किसी भी लीडरशिप की, किसी जमात की या किसी फर्द की दिल आज़ारी ना हो। पहली बात तो ये है। दूसरा ये कि जो मैंने असेस किया या मेरी अपनी एक ग्राउंड एनालिसिस है और फिर मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त अहबाब आपको पता है कि जहाँ जहाँ पे भी सियासी फोरम पे मौजूद है उनसे जो कंसल्टेशन होती है, तो मेरा ये अंदाज़ा है कि खान साहब ने इस जलसे के हवाले से सोलो डिसीजन लिया कि वो अपने मसल्स को अपनी ग्राउंड में अपने लोगों के साथ टेस्ट करना चाहते हैं और ये उनकी अपनी सोच है, ये उनका आईनी हक है। ये अकेले ये लड़ाई फिलहाल उन्होंने अकेले लड़ने का फैसला किया। ठीक है, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ रही है, एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ी है। सोलो फ्लाइट, ये सोलो फ्लाइट बगैर मसल के, इससे पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक ने मसल दिया था उस पिछले धरने के अंदर, वो मसल तो अब नहीं है। और इसके साथ साथ खान साहब और दीगर जो अफराद ने उस स्टेज पे खड़े होकर जो ज़बान इस्तेमाल की, उसके हवाले से मियां महमूदुर रशीद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दिफा किस तरह करेंगे, एक ब्रेक के बाद जानेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कल जो जलसा हुआ, जो मार्च हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सरबराह की जानिब से, उसके बाद एक तनकीद जो चंद तज्ज़ियाकारों की जानिब से आई वो ये थी कि जिन अफराद ने तकरीर की है, परवेज़ खटक साहब, इमरान साहब, शेख रशीद अहमद साहब, उनके हवाले से कहा गया कि चंद अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, लैंग्वेज दुरुस्त होनी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून ने तो तनकीद की ही की, लेकिन चंद तज्ज़ियाकारों ने भी ये कहा। मियां महमूदुर रशीद साहब, क्या वजह है इसकी? हम अपनी सियासत की तनकीद को इस हद तक नीचे क्यों ले जाते हैं कि ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल करनी पड़ती है? मेरा ख्याल है ये लैंग्वेज कोई इतना बड़ा इशू नहीं है जिसको आप इशू के तौर पे ले रहे हैं। आपने 5-7 दफ़ा इसका जिक्र किया। जिस बात में आदमी 5 दफ़ा इस तरह की बात कर जाता है, कुछ लोगों ने नहीं पसंद किया और कुछ लोगों ने इसे कोई इतना बड़ा मसला के साथ करार नहीं दिया। असल जो इशू है हमें उसके ऊपर बात करनी चाहिए, पनामा लीक्स के ऊपर करनी चाहिए। खान साहब ने जो कहा कि आइंदा हुकूमत नहीं करने देंगे, उसके ऊपर करनी चाहिए। अगर किसी वक्त किसी लीडर की तरफ से कोई इस तरह की बात हो जाती है तो वो भी इंसान है, कर सकता है, उससे गलती हो सकती है। तो वो मियां साहब की जानिब से भी अगर इस किस्म के अल्फाज चुनाव हो तो आप लोग, हमें कभी हम नहीं कहेंगे, इतना शोर नहीं बचाएंगे, ये हो गया जी, वो हो गया जी, कभी भी नहीं कहेंगे। वो जिस तरह के देख ले, मिसाल के तौर पर मेरे ख्याल में परवेज खटक साहब की जानिब से कहा गया ऐसे वजीर आजम के ऊपर लानत हो, मेरे ख्याल में इस किस्म का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो अगर यही लफ्ज उस तरह से आए खान साहब के लिए तो एक्सेप्टेबल है, फिर तब कोई तनकीद नहीं होगी, कोई एहतजाज नहीं होगा। देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि गलती हो सकती है। अच्छा, गलती है, ये तो कम से कम गलती हो सकती है। ठीक। और ये भी जो लोग गलत समझ रहे हैं वो ठीक है, वो अपनी दानिश में ठीक समझ रहे हैं कि ये लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इशू ये नहीं है।
नहीं, इशू वो दूसरा आपकी बात उस इशू दुरुस्त की है। तरफ आप आए ना। नहीं, वो आपकी बात दुरुस्त है। उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि असल मसला करप्शन है, असल मसला मुझे इस पनामा पर लीक थोड़ी सी बात है। करनी है लेकिन तंकीद के हवाले से वो उस हद तक जाया जाए कि वो काबिल बर्दाश्त रहे, मामला इस हद तक खराब। जी उस्मान बुखारी साहब, आप कमेंट करना चाहें? मुझे इस पे कमेंट ये करना है कि ये महमूद रशीद साहब इनका राय है बिल्कुल कि जी इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत फर्क पड़ता है। एक तो ये है कि ये तरबियत जो है इंसान की वो उसकी जबान से जो है वो सामने आती है। दूसरी बात ये है कि आप सिखा क्या रहे हैं, दूसरी बात ये है कि आप सिखा क्या, और ये एक आधी दफा नहीं हुआ, एक आधी दफा नहीं हुआ। इमरान खान साहब का ये वतीरा है, ये ओए तोए की सियासत, दूसरे को गाली से बात करना, ये तरबियत याफ्ता लोगों का काम है। मुझे बात कर लेने यानी देना। ये तरबियत है। ये कम से कम ये तरबियत तो नहीं है ना। कई अरबों का उसके ऊपर 6 माह से पूरी कौम डिमांड कर रही है। वन साइडेड आप जो मर्जी बोले जाए तो बोले जाए। ये तरबियत याफ्ता लोगों का काम है। ये भी तरबियत नहीं हो सकती ना कि आप जो है चैरिटी के पैसे खाएं और उसको फिर आप परसू ना करें। जी जी, आप अपना आप फंड जो फांसी है लगा वो लें करें। इमरान खान को, क्यों नहीं ट्रायल करती हैं? इलेक्शन कमीशन चैरिटी के पैसे खा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट में आके तो इंतजार करें फिर। वो जवाब देना, फिर आप भी इंतजार जी, करें। जो फिर ये डाका डाला हुआ फिर ये प्राइम मिनिस्टर ने, बदतमीजी और उस एक पर तो हम दफा खामोश रहे। ये डाकू, और चोर, चैरिटी के फलाना, पैसे जो ना वो क्या इमरान खान लफ्ज़ खा गया। इस्तेमाल नहीं किए। लुट के तुसी खा गए 30 साल तो। अच्छी बात है, मैं बारियां समझती हूँ, बारियां नाल। अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये प्रॉब्लम जो परेज खटक के साथ हुआ ना, और ये प्रॉब्लम शुरू है शेख रशीद जो इनके पीरो मुर्शद है उनसे लैंग्वेज आई इन तक, और अब ये नीचे जो है वॉरियर ये कल्चर जो बनेगा, ये बड़ा खतरनाक लूट के खा गए आप लोग, इसका जवाब दें। बड़ा जवाब देंगे। जो अरबों रुपए लूटे हुए निकाले, वो बेकार मार गए आप, निकाले नहीं, हम आपको चलने देंगे। हम नहीं देना चाहते वो जवाब लेके छोड़ेंगे आपको, आपकी जुबानें कुत्तियों से खींच के बाहर करेंगे, हम आपको निकाल के बाहर सड़कों पर घसीटेंगे। आप ये समझ रही हैं? हम उस तक गिरना नहीं चाहते। ये रिक्वेस्ट ये है, मेरी पार्टी की पॉलिसी है कि नहीं गिरना इस लेवल तक। हम ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग खाना है, लूटना है, गिरना नहीं है। और बीच में ये शाउट करने से क्या डर जाएंगे हम? ये शाउट करने से जिसके बाद दलाइल खत्म होता है ना, शाउट वो करता है। आप मैं बात कर रही हूँ, मुझे बात करने का मौका दे, आप शाउट कर रहे हैं, मतलब ये क्या मतलब ये ऐसे ना करें जो आपने जलसे में किया है, जो जलसे में आपने किया मेरे साथ। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, तो आप कह रहे हैं महमूद रशीद साहब, आपने बदतमीजी कर दी ना, चैरिटी के पैसे खा के लूट गया। मैंने इल्जाम लगाया, तो जो डाकू ऊपर आपने बिठाया हुआ है अपना मुंतखब करके, उस डाकू को पहले सजा दिलवाएं। हाँ जी, आप जवाब उस डाकू को पहले घसीटेंगे। वो डाकू है जो चैरिटी के लोगों के पैसे खाता है। जी जी, पता चल जाएगा कौन डाकू है, सारों को पता चलेगा। एक नहीं, सारा खानदान ही डाकू है। वो पूरा खानदान भी डाकुओं का है, जिनकी बहनें और बेटियां जो है जो बाहर जाके ऑफशोर कंपनियां बनाती हैं, फ्लैट्स लेती हैं, बहनें बेटियां झूठ बोलती हैं पूरी कौम के सामने। मैं तो आपके साथ रहता हूं, मेरी तो कोई जायदाद नहीं है, पूरी कौम ने देखा। आपका भी पता लग जाएगा। कितनी कंपनियां निकली है, अलीमा खान ने टैक्स कितने अरबों के हैं, दुबई में फ्लैट्स खरीदे। वो जवाब देना, माल लूट के इस कौम का लूट का माल लेके गई है। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, एक मिनट क्वाइट प्लीज, एक मिनट, दोनों से आप दोनों से रिक्वेस्ट है, आप दोनों से रिक्वेस्ट है। शाउट करने का मतलब कि मैं बात कर रही हूं, शाउट एक मिनट, मेरी बात सुने। शाउटिंग आप लोग दोनों ये समझते हैं कि ये दोनों शाउट से करेंगे, मैं रिक्वेस्ट है, खामोश रहूंगी। ना कोई Sorry, ये शाउट नहीं करे होगा। और ना एक दूसरे के दोनों तरीके से दोनों बात करें तो ठीक है। आप शाउट दोनों करेंगे तो आप शाउट दोनों करेंगे, शाउट अपनी करेंगे। जमात के कारकुनों को एक मैसेज भेज रहे हैं। दोनों से रिक्वेस्ट है, इस तरह मत करें। हम नहीं चाहते कि सड़कों के ऊपर ये मनाजिर हम देखें। मैं मेरे ख्याल में मैं आप दोनों की कन्वर्सेशन से मैं आप दोनों खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि ये चीज हम कल सड़क पे ना देखें कभी। हाँ, आप तो बार बार ये कह रहे हैं कि ये होनी चाहिए इधर भी। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि ये उज़मा बुखारी साहिबा, मैं इनकी इज्जत करता हूं क्योंकि इनका अंदाज़े गुफ्तगू बाकियों से मुख्तलिफ है, लेकिन ये बड़े आराम से भूल जाती हैं कि ये उसी आबिद शेर अली, ये उसी ज़हीम कादरी, ये उसी निहाल हाशमी, ये उसी कभी मेरी पार्टी लीडरशिप के मुंह से सुना दें गंडापुर साहब, कभी मेरी पार्टी लीडरशिप ने ये जवाब दिया हो, अगर ये बात की हो तो मैं जवाब दूं। ये पर्सनल अगर किसी ने किया तो ये उसकी राय है। मैं एक मिनट, मैं ये जो जिसने किया उसको कंडेम किया गया पार्टी की तरफ से। पार्टी पार्टी की तरफ से कंडेम बात किया कंप्लीट गया। कर लें, फॉर दी बात कंप्लीट कर लें। और होल लीडरशिप, मेरे लीडर के मुंह से अगर कोई बात गलत निकलेगी तो मैं जिम्मेदार हूंगा। आप आबिद शेर अली की जिम्मेदार है, ठेकेदार हैं उसकी।
आप क्यों? रहीम कादरी की भी ठेकेदार हैं। आप look at the- राना look at the की language. जबान की Look at the ठेकेदार language. हैं। नहीं, what he means आप to say, माने खुर्रम साहब या एक ना मिनट, माने, खुर्रम साहब एक मिनट, what he means to say is कि हर सियासी talking to जमात a के woman. अंदर, हर सियासी जमात के अंदर कायदे कानून और लहजे तहजीब का ख्याल रखना चाहिए। सबको एक दूसरे के हवाले से आप तंकीद कीजिए, खूबसूरत अल्फाज में भी तंकीद हो सकती है, हमेशा हो सकती है। पाकिस्तान आप करके भी बात करके तंकीद हो सकती है। पाकिस्तान अवामी तहरीक, मैं एक अर्ज कर रहा हूं ना, पाकिस्तान जी। अवामी तहरीक के भी एक आदमी का नाम बता देना जिसने कहा हो कि हम पत्थर मारेंगे, हम टांगे तोड़ देंगे, हम जनाब अली दम कर देंगे, हम पिंजरे में बंद कर देंगे। एक एग्जांपल मुझे भी आप बता दें। आफ्टर ऑल यू आर ऑल्सो अ कीन ऑब्जर्वर ऑफ पॉलिटिक्स। जिस तरीके से इन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ किया, मैं जहां तक मेरा ताल्लुक है मैंने अपना कमेंट दिया है, लेकिन जिस तरीके से आबिद शेर अली की जबान थी, जो ज़हीम कादरी की जबान थी, और उसे भी रिग्रेट करना वो चाहिए। जबान देखी जाए उसे भी तो रिग्रेट फिर करना तो चाहिए। ये जबान ठीक है। मुहज़्ज़ब है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये जो लड़ाई, ये जो अब से कुछ देर पहले जो हमने गुस्सा देखा है, मैं इजाजत दीजिएगा, फिरदौस आशिक अवान साहिबा, ये जो गुस्सा हमने देखा है, डर इसी बात का है कि हमारी सियासत यहां तक ना पहुंचे कि सड़कों के ऊपर कारकुनान आपस में एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, गुस्सा इस हद तक बढ़ जाए। मंसूर उज़्मा को सबसे पहले तो मैंने ये कहना है कि उज़्मा चूंकि हमारी कुलीग भी रही है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी जोशीली जाली होते हुए मैं उसके टेम्परामेंट से वाकिफ हूँ। उसको ये सबक सीखना चाहिए कि जब हुकूमत में होते हैं, हम भी हुकूमत में थे और आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ मेरी भी सुनी होंगी, तो हुकूमतें जो होती हैं जब वो पब्लिकली आके उन इश्यूज़ पे जहाँ उनको तहम्मुल से सुनना है, हुकूमत बोलती कम है सुनती ज़्यादा है, क्योंकि उसने देखना ये है कि वो फ्रस्ट्रेशन, वो तमाम इरिटेशन और इर्द गिर्द के तमाम इश्यूज जो अपोजिशन लेके आती है, वो कम्युनिकेशन जो है वो हुकूमत को अगर नहीं करेगी तो वाया मीडिया और टूल उसमें मीडिया है, तो हुकूमत अगर तहम्मुल से वो चीज़ें नहीं सुनेंगी, एक अग्रेसिव बिहेवियर से, एक अग्रेसिव एटीट्यूड से बुलडोज करेगी चीजों को, तो सबसे पहले स्टेक पे हुकूमत का इंटरेस्ट है और हुकूमत अपना इंटरेस्ट जो है उसको दांव पे लगा रही होती है। तो हुकूमत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है, हुकूमत का काम है, हुकूमत का काम है कि सबसे पहले झुक के बात करें। बिल्कुल बिल्कुल, हुकूमत का काम है सबको अपने साथ लेके चलना, कौम को एक पेज के ऊपर लेके, खास तौर पे इस सूरत हाल के अंदर जब लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर ये सूरत हाल है, इमेज ये जाना चाहिए कि हम सब एक पेज पे, इख्तलाफात बेशक सही लेकिन है हम सब के सब एक पेज पे। तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक में मैंने टेम्पर्स को नीचे लाने की कोशिश की है, जो गुस्सा हमारे पैनलिस्ट के दरमियान कुछ सामने आ गया था उससे मैंने ठंडा करने की कोशिश की है। फिरदौस आशिक अवान साहिबा मेरे ख्याल में एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी रह चुकी हैं, उनसे कुछ एडवाइस लेते हैं। फिरदौस आशिक अवान साहिबा, अब तक आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज में शिरकत तो नहीं की, लेकिन प्लान आप लोगों का भी है करप्शन के हवाले से बाहर निकलने का। आज एक अहम मीटिंग भी हुई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कराची के अंदर, क्या फैसले हुए हैं, मामले को आगे किस तरह लेकर चलना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस पे कंसेंसस है, ये कॉमन एजेंडा है, कॉमन पॉइंट है कि पनामा लीक्स पे फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी को इंश्योर करना है और उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर तमाम अपोजिशन जमातों को एक जगह इकट्ठे होकर एक भरपूर अंदाज से इस जंग को लड़ना है। अब इकट्ठे देखना यह है कि जिस एक जगह पे कि मेरी बहन उज़्मा बुखारी साहिबा जिसको प्लीड कर रही हैं, वो इंतहाई कमज़ोर मुकदमा है। उस मुकदमे को ना वो अवाम की अदालत में और ना आइन की अदालत में जीत सकती हैं, क्योंकि ये जस्टिफाइड नहीं है और उन्हें कन्फ्रंटेशन की बजाय ये मसला पता है क्या फिरदौस आशिक अवान साहब, मसला ये है, ये अभी जो आपने एक जुमला कहा ना कि अवाम की अदालत में, एक इजाजत दीजिएगा, आपने कहा अवाम की अदालत में, जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसके अंदर इन लोगों को वोट मिल जाते हैं और फिर ये लोग कहते हैं कि जनाब अवाम तो हमारे साथ है। पीपल्स पार्टी में है, वो करप्ट पीटीआई में है, वो करप्ट नून लीग में है, जहां पे भी है ये हुकूमत वक्त है, हुकूमतें इल्जाम नहीं लगाती, हुकूमतें एक्शन लेती हैं, तो वो एक्शन ले और उनको पकड़े और उन्हें बिल्कुल ये तो बात दुरुस्त है, अंदर रहते हुए सजा। अच्छा
ठीक है, अगर उसके आपका कमेंट आ गया। फिरदौस आशिक साहब, आपका कमेंट आ गया। उस्मा बुखारी साहब, क्वेश्चन टू यू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, एक मिनट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लोग इल्जामात लगाते हैं ऑपोजिशन के ऊपर, आपसे जब पनामा लीक्स के वाले से बात होती है, जहांगीर तरीन साहब का आप नाम ले लेते हैं, अलीम खान साहब का नाम लेते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते? एक्शन लेना, आप लोगों का काम है एक्शन लेना। आप लोग फाइलें दबा के रख लेते हैं और उसके बाद 2-2, 3-3 साल के बाद डिसाइड करते हैं जब हमारे पे प्रेशर आएगा ना तो ये फाइल उठा के हम और मजीद आगे रख देंगे अपने से प्रेशर हटाने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले आप लोग उनके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। खान साहब के खिलाफ रेफरेंस अब जाके आप लोगों को याद आया, अब क्यों याद आया? नहीं, ऐसे नहीं है। पहले तो फिरदौस आशिक अमान साहबा की तमाम हदायत का बहुत शुक्रिया। मेरे भी मतलब 14 साल मुझे हो गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो मुझे अपनी अच्छाइयों बुराइयों का इल्म है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट एक चीज होती है जिसके ऊपर कोई इंसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आपके सवाल के ऊपर आते हुए गुजारिश यह है कि आइन और अवाम की अदालत का जो अभी मतलब बताया गया है, अवाम की अदालत जो है वोट के जरिए आती है। वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो, वो कश्मीर का इलेक्शन हो, बल्तिस्तान का इलेक्शन हो, वो बाई इलेक्शन हो, अवाम ने अपना फैसला दे दिया हुआ है। दूसरी बात आप कहते हैं एक्शन, आपकी तो कानून की अदालत में हम पेश हो रहे हैं ना जी। कानून की अदालत डिफरेंट है। कानून के मुताबिक आपको सही होना पड़ेगा। अवाम की अदालत ने वोट अगर दे दिया उसका मतलब ये नहीं है। मेरी गुजारिश सुन लेना, मैंने बात पूरी कर लूं कि जो कानून की अदालत की बात है, हमें सुप्रीम कोर्ट को जो लेटर लिखा हमने कि हमारे लिए कमीशन बना दीजिए, उन्होंने वो लिख के जवाब में भेजा कि 1956 का जो इंक्वायरी एक्ट है। अच्छा, क्योंकि आई एम सॉरी, मुझे इस प्रोग्राम को अब खत्म करना है। इस गुफ्तगू को मजीद हम आगे बढ़ाएंगे, कल इस मामले को मजीद आगे भी बढ़ाएंगे। मामला मौजूद है, मामला अब रहेगा यहाँ पे। इस मामले का हल निकालना बहुत जरूरी है। वहां नहीं जानी चाहिए कि इस्लामाबाद के शहरियों के लिए या पाकिस्तानियों के लिए ये मुसीबत बन जाए। टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।